देखिए, बिजनेस, करियर या जिंदगी में जो लोग टॉप पर पहुंचते हैं, वो सिर्फ मेहनत से वहां नहीं पहुंचते। वो कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसे स्मार्ट वर्क कहते हैं। और इसी पावर के खेल को समझाती है ये किताब, 48 लॉज ऑफ पावर। एक बात साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशन या सेल्फ हेल्प वाली किताब नहीं है। ये तो एक स्ट्रैटेजी गाइड है जो असल दुनिया में पावर के वो अनकहे नियम बताती है जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। असल में ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें लोग दुनिया में फॉलो तो करते हैं, लेकिन इनके बारे में खुलकर कभी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि ये नियम बहुत चालाकी भरे, धोखेबाज, यहां तक कि मैनिपुलेटिव भी लग सकते हैं। और यहीं पर इस किताब का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम इन सिद्धांतों को बस समझने की कोशिश करते हैं, बिना इन्हें सही या गलत ठहराए। मकसद इन्हें अपनाना नहीं, बल्कि बस जानना है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, पावर को समझना इस बात से शुरू होता है कि दूसरे किसी को देखते कैसे हैं, यानी परसेप्शन का खेल। इस नियम का मतलब बड़ा सीधा है। अगर कोई अपने बॉस या सीनियर से ज्यादा होशियार दिखने की कोशिश करता है, तो वो उन्हें असुरक्षित महसूस करा सकता है। और इससे होता है एक ईगो क्लैश। बॉस को लगने लगता है कि ये नया इंसान उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, और ये किसी के भी करियर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है विराट कोहली और एमएस धोनी। जब 2014 में कोहली टेस्ट कप्तान बने, तो उन्होंने धोनी को साइडलाइन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, बल्कि वो मैदान पर अक्सर उनकी सलाह लेते थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट पावर मूव था, जिसने न सिर्फ एक स्मूथ ट्रांजिशन पक्का किया, बल्कि मास्टर को भी सम्मानित महसूस कराया। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला विषय है इमेज मैनेजमेंट, यानी प्रतिष्ठा और बातचीत पर कंट्रोल, जो पावर के दो सबसे जरूरी पिलर माने जाते हैं। प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन पावर की नींव होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, अगर रेप्यूटेशन एक बार गई तो सब कुछ खत्म हो सकता है। जैसे ही ये फिसलती है, इंसान हर तरफ से हमलों की चपेट में आ जाता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है विजय माल्या। एक जमाना था जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था, लेकिन बैंक लोन स्कैम के बाद उनकी प्रतिष्ठा ऐसी गिरी कि आज उनका नाम बिजनेस डील्स में एक नेगेटिव उदाहरण बन गया है। कोई भी उनके साथ अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। ज्यादा बोलना एक तरह से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जब कोई बहुत ज्यादा बोलता है तो वो अपनी कमजोरियां भी जाहिर करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कम बोलने वाले लोग ज्यादा रहस्यमयी और कंट्रोल में दिखते हैं। पावरफुल लोग अक्सर कम बोलकर ही अपना प्रभाव छोड़ते हैं। रतन टाटा का ये उदाहरण इस नियम को बिल्कुल साफ कर देता है। जब नैनो लॉन्च हुई तो हर कोई उनकी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी जानना चाहता था, लेकिन लंबी चौड़ी बातें करने के बजाय उन्होंने बस एक लाइन में ऐसा जवाब दिया जिसने बिना कुछ रिवील किए सब कुछ कह दिया। तो अब तक हमने बात की इमेज की, यानी परसेप्शन की। अब बात करते हैं एक्शन की, उन नियमों की जो रणनीति, फायदा उठाने और यहां तक कि जोड़ तोड़ पर भी फोकस करते हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात है अपने असली इरादे को छिपा कर रखना। धीरूभाई अंबानी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी अपने फ्यूचर प्लान्स पर खुलकर बात नहीं करते थे। इससे होता ये था कि उनके कॉम्पिटिटर्स हमेशा अंदाजा ही लगाते रह जाते थे। सीधा सा नियम है, जब तक काम पूरा न हो जाए उसके बारे में ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड प्रोसेस है। एक छोटी सी ईमानदारी दिखाकर किसी का भरोसा जीता जा सकता है, जिसका इस्तेमाल बाद में बड़े रणनीतिक फायदों के लिए किया जा सकता है। मतलब अगर कोई छोटी छोटी बातों में लोगों का भरोसा जीत ले, तो वो बड़ी बातों में उस पर आसानी से शक नहीं करते। पावर इस बात से आती है कि किसी की जरूरत कितनी है। अगर किसी को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसकी कोई असली वैल्यू या सिक्योरिटी नहीं होती। किसी भी कंपनी में देखिए, सिर्फ उसी इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है जिसे रिप्लेस करना सबसे मुश्किल हो। इसे समझने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री को देखिए। वहां टी सीरीज जैसी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इतनी पावरफुल हो गई है कि आर्टिस्ट्स को सफल होने के लिए उसके प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना पड़ता है। वो एक तरह से इंडस्ट्री की मोनोपोली बन चुकी है। और अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सेक्शन पर। यह सेक्शन पर्सनल रिश्तों और दुश्मनों से निपटने के बारे में किताब के सख्त विचारों पर बात करता है। यह है नियम 2 का चौंकाने वाला सिद्धांत। किताब का कहना है कि दोस्त ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जलन या ईर्ष्या बहुत आसानी से पैदा हो जाती है। दोस्ती और बिजनेस का कॉम्बिनेशन बहुत बार खतरनाक साबित होता है। इस आइडिया को स्टार्टअप को फाउंडर्स के उदाहरण से और बल मिलता है।
अक्सर देखा गया है कि जब स्टार्टअप सफल होता है तो एक दोस्त ज्यादा हिस्सेदारी के लिए दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि पैसा और पावर दोस्ती को किसी भी मोड़ पे बदल सकते हैं। इस नियम का लॉजिक एकदम क्रूर है। दुश्मन को कभी आधा अधूरा नहीं हराना चाहिए। ऐसा करने से उसे ठीक होने, फिर से इकट्ठा होने और ज्यादा ताकत से बदला लेने का मौका मिल जाता है। इसलिए अगर कोई दुश्मन है तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। तो इन सभी नियमों के बाद आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? इस किताब का असल फलसफा क्या है? अंत में पूरी किताब का संदेश बस इसी एक लाइन पर आकर टिक जाता है। शक्ति एक खेल है। ये सही गलत या सिर्फ कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि ये रणनीति और मनोविज्ञान का खेल है। एक ऐसा खेल जिसके अपने नियम हैं, चाहे हम उन्हें पसंद करें या ना करें। तो असली सवाल ये उठता है कि इस खेल में कोई है क्या? एक खिलाड़ी जो चालें चलता है, एक मोहरा जिसे दूसरे अपनी चालों के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर सिर्फ एक दर्शक जो किनारे बैठकर ये सब देखता रहता है? इसका जवाब हर किसी को खुद ही खोजना होगा।